हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल चौरसिया। वेलकम टू रोड टू डिफेंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड टॉपिक जो है वैदिक एज। इससे पहले हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, फर्स्ट इज स्टोन एज एंड सेकंड इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके फटाफट देख लीजिए। दो वीडियोस में देखा होंगे, स्टोन एज को हमने पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके अलग अलग करके पढ़ा था, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपके पास वन शॉट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड है हमारा वैदिक एज, वैदिक पीरियड। जहाँ पे अब हम देखेंगे जो वेदास हैं, वेदास लाइक रिलीजियस, एक तरह से रिलीजियस आउटलुक आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जो है वेदास, वेदास कब से लाइक वैदिक एज कब से कब तक था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। वैदिक एज जो है ना वो बेसिकली 1500 से 600, वैदिक एज जो है बेसिकली 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला है, बीसी तक रहा है एक तरह से कहें। और वैदिक एज को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट इज अर्ली वैदिक एज और या फिर ऋग वैदिक एज, एंड सेकंड इज लेटर वैदिक एज। अब ऐसा ऐसा हमने लाइक डिवाइड क्यों करा, तो ऐसा था ना कि जो लाइक फर्स्ट हमने फेस बांटा ऋग वैदिक एज यानी कि अर्ली वैदिक एज, विच इज 1500 से 1000 बीसी तक, 1500 से 1000 बीसी तक हमने ऋग वैदिक एज कह दिया। और लेटर वैदिक एज यानी कि इसके बाद वाला पीरियड 1000 से 600 बीसी तक को कह दिया हमने लेटर वैदिक एज। अब ऐसा क्यों था, सबसे पहले इन दोनों की ना एक बेसिक्स इंपॉर्टेंस या फिर बेसिक सा फीचर जान लेते हैं। ये जो ऋग्वेदिक एज था ना, जो ऋग्वेद, जैसे कि आपको पता है हमारे पास 4 वेद होते हैं, तो सबसे पहले जो अर्ली वैदिक एज है उसमें ऋग्वेदिक एज कहा जाता है उसमें, क्योंकि ऋग्वेद ही लिखा गया था। तो ऋग्वेद में क्या था ना, लोगों को जो है काम के हिसाब से सभी लोगों को बांट दिया गया था। अब अच्छी बात है, लोगों को काम के हिसाब से बांट दिया गया था। अब वो कैसे बांटा गया था पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही लाइक जो मंदिरों वगैरह में पूजा पाठ करते हैं, उन्हें कह दिया हमने ब्राह्मण्स। एक जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको हमने एक कैटेगरी में रख दिया, ब्राह्मण्स। अगला जो लड़ाई वॉर वगैरह लड़ते हैं, राजा वगैरह, जैसे हम आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राजाज वगैरह जब वॉर लड़ते थे, एक जगह से दूसरी जगह को कैप्चर करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अब जो लोग लड़ाई लड़ते थे उनको कह दिया उन्होंने क्षत्रिय। ठीक है, अब जो लोग लड़ाई लड़ते थे उन्हें कह दिया क्षत्रिय। अब तीसरे आते थे वैश्यास, जो लोग फार्मिंग खेती वगैरह करते थे उन्हें कह दिया, छोटे बहुत जो बिजनेसमैन होते थे उन्हें कह दिया वैश्यास। एंड चौथा हो गया हमारे पास शूद्रास, जो साफ सफाई का काम करते थे या सो कॉल्ड छोटे काम करते थे, उन्हें कह दिया उन्होंने शूद्रास। वैसे तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, किसी काम को करने का तरीका छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, अब इस तरह चार वर्ण बना दिए, वर्ण में डिवाइड कर दिया, ऐसा हमारे ऋग्वेद में जो है कहा गया है। ठीक है, क्या क्या, ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं, अगला क्षत्रिय जो लड़ाई वॉर वगैरह लड़ते हैं, थर्ड वैश्यास वो लोग हो गए जो फार्मर्स वगैरह, छोटे बिजनेसमैन वगैरह जो ट्रेड वगैरह करते थे, उन्हें रख दिया वैश्यास में। एंड फोर्थ हो गया शूद्रास, जो छोटे मोटे काम करते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, उन्हें रख दिया शूद्रास में। अब रख दिया, अच्छी बात है। 1500 से 1000 बीसी तक, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, बीसी रिफर्स टू बिफोर क्राइस्ट, इतने पीरियड में रख दिया हमने, ये 4 वर्ण बना दिया, अच्छी बात। ठीक है, कोई गलत नहीं है, यहाँ से गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब आते हैं हम लेटर वैदिक एज में, जैसे ही 1000 से 600 बीसी का टाइम पीरियड आता है, यहाँ पे लोग कर देते हैं एक गलती। ये जो वेद बनाते हैं ये लोग कर देते हैं एक छोटी सी गलती, जो कि जिसकी वजह से हमें इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करना। अब ये लोग क्या कर देते हैं ना कि ये कह देते हैं बर्थ राइट डिस्क्राइब कर देते हैं, जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, वैश्य का बेटा वैश्य रहेगा, और शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा। अगर ब्राह्मण है और उसका कोई बेटा है तो वो सिर्फ पूजा पाठ ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता। और जो शूद्र है, अगर वो छोटा काम कर रहा है यानी कि साफ सफाई वगैरह कर रहा है, सो कॉल्ड छोटा काम कर रहा है, सो जो शूद्र है, शूद्र का बेटा भी शूद्र ही होगा। ठीक है, उसका कोई वंशज ना क्षत्रिय बन सकता है, ना वैश्य बन सकता है, ना ब्राह्मण बन सकता है। तो ये चीज़ जो थी ये थोड़ी सी गलत कर दी गई, बर्थ राइट डिस्क्राइब कर दिया गया, ये चीज़ जो है थोड़ी सी गलत हो गई। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया कि वैदिक एज क्या था, उसके बारे में छोटी सी मैं कहूँ छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लिया। ठीक है, कि दो पार्ट्स में हमारा डिवाइड है, ऋग्वेदिक एज या फिर अर्ली वैदिक एज, यहाँ वैदिक आएगा। ठीक है, ऋग्वेदिक एज या फिर अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ठीक है, ऋग्वेदिक एज हमारा 1500 से 1000 बीसी तक है, और लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से 600 बीसी तक है, बीसी रेफर्स टू बिफोर क्राइस्ट। ओके, अब हम जो है, जैसे कि इस वीडियो में हम पूरा बेसिक से इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, तो अब हम पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में। आर्यंस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो अब हम पहले ये 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर यहाँ से ये ऊपर तक। ये मुझे पता है थोड़ा सा खिचड़ी से बन गई है, बिकॉज बोर्ड में इतना स्पेस नहीं था, इस वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ा, बट मैं आपको हर एक पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से समझा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आर्यंस कौन थे।
आर्यंस आपने एक लाइक बहुत बार सुना भी होगा आर्यंस के बारे में। जो ये आर्यंस थे ना, आर्यंस एक रेस थी। ये रेस लाइक वो दौड़ने वाली रेस नहीं, जाति के टाइप में थी। आर्यन का बेसिक जो लिटरल मीनिंग कहते हैं ना, जैसे लिटरल मीनिंग वो होता है हाई बर्थ। हाई बर्थ मतलब ऊंचे कुल में जन्म। सो कॉल्ड कुल को भी बांट रखा था कि कोई ऊंचे कुल का है, कोई नीचे कुल का है। तो आर्यंस को जो है हाई बर्थ यानी कि ऊंचे कुल का बेसिक माना जाता था कि जो आर्यंस है वो ऊंचे कुल के होते हैं, ऐसा। और जो ऋग्वेदिक पीपल है ना, ऋग्वेद में ही हमें ये जो आर्यंस के बारे में पता चलता है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अभी हम अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। तो आर्यंस को क्या कहा गया, हाई बर्थ, यानी कि जो उनका ऊंचे कुल में जन्म हुआ होता है। और आर्यंस को एज अ लैंग्वेज भी बताया गया, किसी लैंग्वेज को, इस जो वो लोग बोलते थे इस लैंग्वेज को भी आर्यन कहा गया है, ठीक है। अब जो है ना, कई सारे हिस्टोरियंस ने कोई भी क्लियरली ये नहीं बता पाया है कि आर्यंस जो है ये ओरिजिनल प्लेस क्या था, ये बेसिकली आए कहाँ से थे, इनका ओरिजिनल प्लेस क्या था। ये कहीं से भी कई हिस्टोरियंस ने बताया, किसी का भी हमें लाइक भरोसा नहीं है किसी पे, ठीक है। तो कई हिस्टोरियंस ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ दी हैं, लेकिन जो ओरिजिनल स्पेस जो रिकॉग्नाइज किया गया है वो क्या है, किसका किया गया है, सेंट्रल एशियन थ्योरी। एक सेंट्रल एशियन थ्योरी है मैक्स मलर की, मैक्स मलर जो है उन्होंने लिखा है, उसी को रिकॉग्नाइज किया गया है। सेंट्रल एशियन थ्योरी जो थी मैक्स मलर की, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ओरिजिनल प्लेस कौन सी रिकॉग्नाइज की है, इन्होंने बताया है कि जो आर्यंस है ना वो सेमी नोमैडिक पेस्टोरल ग्रुप है, एक सेमी नोमैडिक पेस्टोरल ग्रुप। नोमैड्स क्या होते हैं, नोमैड्स क्या होते हैं, ये आप पेडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, लेकिन मैं एक बेसिकली बता दूं, नोमैड्स वो होते हैं जो इधर से उधर घूमते हैं। इधर से उधर मज़े के लिए नहीं घूमेंगे, इधर से उधर लाइक अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो क्या बताया है मैक्स मलर ने कि ये जो आर्यंस थे ये एक सेमी नोमैडिक पेस्टोरल ग्रुप से बिलोंग करते थे, और ये कहाँ पे थे, अराउंड कैस्पियन सी इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये CA है, मतलब कि सेंट्रल एशिया। तो इन्होंने मैक्स मलर ने ये बताया है जो आर्यंस थे वो सेमी नोमैडिक पेस्टोरल ग्रुप से बिलोंग करते थे, और ये कहाँ रहते थे, कैस्पियन सी के पास, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल इंडिया में नहीं, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अब ये जो आर्यंस है ये इंडिया में कैसे आए थे, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं जो आर्यंस है वो इंडिया में आए कैसे थे, और ये कहाँ से आए थे। ईरान वाली साइड जो है ना, सेंट्रल एशिया पे ईरान ही बढ़ता है, तो ईरान वाली साइड से इंडिया में कैसे आए थे। एंटर इंडिया प्रोबेबली थ्रू खाइबर पास। खाइबर पास क्या है, ये हिंदू कुश माउंटेन है, हिंदू कुश माउंटेन है, उसके बीच में से खाइबर पास पड़ता है। तो उसके थ्रू जो है 1500 BC के अराउंड ये जो है ये इंडिया में आए थे। कहाँ से, ईरान से इंडिया आए थे, ओके। अगला है एक ईरान की ना होली बुक है ज़ेंद ओस्टा। ईरान की ये होली बुक है ज़ेंद ओस्टा। ईरान की जो होली बुक है ना ज़ेंद ओस्टा, इसमें ही बताया गया है कि जो आर्यंस है वो ईरान से इंडिया आए थे। आर्यंस जो है वो ईरान से इंडिया आए थे। ये ईरान की एक होली बुक है ज़ेंद ओस्टा, इसमें बताया गया, ठीक है। अब हमने आर्यंस के बारे में देख लिया, आर्यंस कौन है, उनका वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है वो देख लिया। अब हमारा जो है अर्ली वैदिक एज या फिर जो है ऋग्वेदिक एज में जो पीपल थे उनके बारे में क्या बताया गया है ये। सो जो अर्ली वैदिक एज में जो अर्ली वैदिक पीपल थे या फिर ऋग्वेदिक पीपल थे, वो लोग कहाँ रहते थे, वो लोग लिव्ड इन सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन क्या है, सिंधु मतलब इंडस नदी जो थी, सिंधु नदी जो थी उसके आसपास, उसके किनारे ये लोग रहते थे। अर्ली वैदिक एज वाले लोग, अर्ली वैदिक एज कब से कब तक है, यहाँ पे लिखा है 1500 से 1000 BC तक, एंड BC रेफर्स टू बिफोर क्राइस्ट। सो अर्ली वैदिक एज वाले जो लोग थे ना वो सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। अभी सप्त सिंधु क्या है, सप्त सिंधु रीजन है मतलब सप्त सिंधु एक 7 रिवर्स का एक समूह, 7 रिवर्स का एक समूह था, उसके किनारे उसके पास रहते थे। अभी 7 रिवर्स कौन कौन सी थी, सबसे पहले तो सिंधु थी। सिंधु के साथ उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, ठीक है। सिंधु विद 5 ट्रिब्यूटरीज एंड देन सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर जो है ना वो बहुत ही पायस रिवर मानी जाती थी, बहुत ही शुद्ध नदी मानी जाती थी उस वक्त। और इस वक्त तो जो सबसे शुद्ध रिवर है वो है गंगा रिवर, बिकॉज अब तो नहीं है, गंगा रिवर भी एकदम शुद्ध नहीं है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बैक्टीरिया वगैरह, और हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं ही पॉल्यूशन करने के लिए, सब कुछ पॉल्यूटेड करने के लिए हम है ना, मतलब ह्यूमन बींग्स है ना। तो सिंधु रिवर को जिसको हम इंडस भी कहते हैं, हम इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ चुके हैं। तो सिंधु रिवर के साथ उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज एंड सरस्वती रिवर। तो ये जो 7 रिवर्स थी, 7 रिवर्स को मिला के 7 रिवर्स के जो आसपास जो हैं ये ऋग्वेदिक पीपल, अर्ली वैदिक एज के जो लोग थे वो लोग यहाँ पर रहते थे,
तो ठीक है, हमने बेसिक समझ लिया, हमने आज वैदिक एज का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक, लाइक जो वैदिक एज था वहाँ पर लोगों की इकोनॉमी कैसी थी, रिलीजियस सेंटर कैसा था, पॉलिटिक्स कैसी चलती थी, पॉलिटिक्स राजनीति भी होती थी, बिकॉज अगर मैंने बताया जब बहुत सारे राजा होते थे तो राजनीति तो होगी ना, राजा होंगे, वॉर वगैरह होती थी, ये सब होता था, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। इस वीडियो में हमने क्या देखा, बेसिक हमने देखा वैदिक एज क्या होता है, वैदिक एज कब से कब तक है, 1500 से 600 BC तक है, BC रेफर्स टू बिफोर क्राइस्ट। सो वैदिक एज हमने देख लिया कब से कब तक है। वैदिक एज को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा अर्ली वैदिक एज या फिर ऋग वैदिक एज, एंड देन सेकंड है हमारा लेटर वैदिक एज। ठीक है, वो कब से कब तक है वो भी हमने देख लिया। हमने आर्यंस के बारे में पढ़ा। आर्यंस जो है, आर्यंस को बेसिक ऋग वैदिक पीपल भी कहा जाता है, आर्यंस को ऋग वैदिक पीपल भी कहा जाता है। एंड आर्यन का जो वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है ना, जैसे लिटरल मीनिंग वो होता है हाई बर्थ, सो कॉल्ड ऊंचा कुल। एंड देन अगला है ओरिजिनल प्लेस जो था, ओरिजिनल कई हिस्टोरियंस ने बताया था कि आर्यन जो है इनका ओरिजिनल प्लेस ये है वो है, पर हम सबको निष्कासित करते हुए हमने जो है सेंट्रल एशियन थ्योरी बाय मैक्स मलर की जो सेंट्रल एशियन थ्योरी थी उस पर विश्वास रखते हुए, जो जैसे कि मैक्स मलर ने बताया था कि जो आर्यंस का ओरिजिनल प्लेस क्या है वो है सेमी नोमैडिक पेस्टोरल ग्रुप। आर्यंस बिलोंग टू सेमी नोमैडिक पेस्टोरल ग्रुप्स एंड around the Caspian Sea in Central Asia, not in Central India। ये याद रखना, कन्फ्यूजन रहता है इसमें। सो अगला जो है आर्यंस थे वो इंडिया में किस तरीके से एंटर हुए थे। आर्यंस ईरान से इंडिया आए थे, कहाँ से, खाइबर पास जिसे हम कहते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स से, हिंदू कुश माउंटेन्स भी कहते हैं, हिंदू कुश माउंटेन से अराउंड 1500 BC। एंड देन ईरान की एक होली बुक है विच इज़ जिंद ओस्टा में ये लिखा हुआ है। इसमें ये जिंद ओस्टा जो है होली बुक, उसमें ये बताया गया है कि जो आर्यंस है वो ईरान से इंडिया आए थे। ठीक है, आर्यंस ईरान से इंडिया आए थे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ओके।